क्वेश्चन 80 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कह रहा है, अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसीज आर फिक्स्ड एट अर्ली इक्वल डिस्टेंसेज ऑन अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम एंड वन एंड ऑफ द स्ट्रिप इज क्लैम्प्ड टू अ स्टैंड एंड अदर एंड इज हीटेड। अब वो कह रहा है कि एक हमने एल्यूमिनियम की एक पतली सी एल्यूमिनियम की एक हमने स्ट्रिप ली है, उसके ऊपर अलग अलग वैक्स के कई ड्रॉप्स रख दिए हैं। एक साइड से हमने हीटिंग करनी शुरू कर दी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब हमने फर्स्ट स्टेटमेंट ए जो उसने दिया है वो कह रहा है कि वैक्स पीसेस बिगन्स टू फॉल वन बाय वन इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम। जहाँ यहाँ से फ्लेम जो चल रही थी उसके बाद से शुरू होके ये एक एक करके ये गिरना शुरू कर देते हैं। ये तो सबसे पहले ये गिरा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये। तो हमने ये देखा कि वो एक एक करके यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये गिरना शुरू हो गया, ठीक है। और एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। और वो जो है वो पहले वन बाय वन गिरना शुरू हुए और जो फ्लेम के जो पास है वो सबसे पहले गिरा। आपको पता है जब हीट जब ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। तो ये हमें पता चल गई कि एक एंड से मतलब यहाँ पे हीटिंग कर रहे हैं और हीट ये भी हुआ है, धीरे धीरे हीटिंग इसकी यहाँ भी पहुँची है, तभी तो ये सारे वैक्स के जो ड्रॉप्स हैं वो नीचे गिर गए हैं। तो ये कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं और फिर उसका बता दिया कि ये एक प्रोसेस हुई है जो कंडक्शन कर रही है, ठीक है। तो बी से ये पता चल गया। अब ये देखते हैं ऑफ द टू स्टेटमेंट गिवन अबव, उसमें जो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या क्या बताया गया है ये हमें बताना है। यहाँ पे ये कह रहा है ऑफ द टू स्टेटमेंट्स गिवन अबव ए इज़ ऑब्जर्वेशन। क्या अब ये देखो कि ए ऑब्जर्वेशन थी, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है अभी। ए इज़ ऑब्जर्वेशन एंड बी इज़ इन्फ्रेंस। ए से हमने ऑब्जर्व किया और बी से इन्फ्रेंस दिया है कि हमने देखा कि धीरे धीरे करके ये सारे एक एक करके सारे वैक्स के ड्रॉप्स गिर रहे थे और इन्फ्रेंस दे दिया कि कंडक्शन की वजह से गिर रहे थे, क्योंकि वो पूरी जो मेटल रॉड थी वो गर्म होती जा रही थी और धीरे धीरे गिरते जा रहे थे। हाँ ऐसा ही हुआ। तो ये ए ऑब्जर्वेशन थी और बी इन्फ्रेंस था, तो ये तो ठीक ऑप्शन आ गया। ये दोनों ही इन्फ्रेंस थी, दोनों तो इन्फ्रेंस नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी तो सिर्फ हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप के ऊपर वैक्स रखा था, फिर यहाँ पे हमने वो हीट किया और देखा ऑब्जर्व किया कि वो किस तरह से गिरे, पहले इस साइड से गिरे हैं या इस साइड से गिरे। हमने देखा कि ये तो जहाँ पे फ्लेमिंग थी, हीटिंग थी, वहाँ से गिरना शुरू हुए हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन की है पहले हमने ए में, तो ये तो गलत हो गया। बी इज़ ऑब्जर्वेशन, बी में ऑब्जर्वेशन कैसे होगी, बी तो पहले रिजल्ट बता रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है, ये तो रिजल्ट बता रहा है कि इसने क्योंकि यहाँ से गिरा है इसीलिए इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ से ट्रांसफ़र ऑफ हीट हुई है। बोथ ए एंड बी आर ऑब्जर्वेशन, दोनों ऑब्जर्वेशन नहीं, ये भी नहीं है। तो ए से ऑब्जर्व करके बी से उसका इन्फ्रेंस बता दिया, तो यही ऑप्शन ए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8th आर आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय द टीचर। टीचर ने 8th क्लास के बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा है। टू आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ आइस आर टेकन आउट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड वन इज़ क्रश्ड एंड अदर इज़ लेफ्ट एज इट इज़। उसने कहा है कि हमने 2 आइस क्यूब्स लिए, एक को उसने क्रश कर दिया, एक को इसने क्रश करके उसके छोटे छोटे से टुकड़े बना दिए पीसेस में, ठीक है, और दूसरे को उसने ऐसे ही रहने दिया। तो अब ये वाला तो कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है। एंड वन इज़ क्रश्ड, व्हाट वुड बी द रीज़न। तो इसमें से जो ये वाला जो है वो जल्दी मेल्ट हो गया और ये बहुत देर के बाद मेल्ट हुआ, तो इसका रीज़न क्या होगा। विच ऑब्जर्वेशन, वो मैम ये पढ़ाना चाह रही है कि क्यों इसका हुआ। विच प्रोसेस स्किल इज़ प्रमोटेड थ्रू दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से हमने क्या वो किया, क्या सीखा, क्या प्रमोशन करने की। ऑब्जर्वेशन हम क्या कर रहे हैं, देखो बच्चे को क्या सिखाना चाह रही है वो नहीं पूछ रहा है इसमें पैडागोजी में हम क्या सीख रहे हैं कि सिर्फ वो ऑब्जर्व करे, एक्सपेरिमेंट करे, हाइपोथेसिस परिकल्पना करे या कंट्रोलिंग वेरिएबल्स या कोई चीज़ को कंट्रोल करके एक वेरिएबल को कंट्रोल करके दूसरे वेरिएबल के बारे में बताए।
तो हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही समझ आ रही है इसमें, क्योंकि हमने ऑब्ज़र्व किया है कि आइस क्यूब जो है वो बहुत देर के बाद पिघल रहा है, पूरा जो फुल आइस क्यूब है, और क्रश्ड आइस क्यूब है वो बहुत जल्दी पिघल गया है। तो ये ऑब्जर्वेशन इसमें पता चली है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? अ टीचर ऑफ क्लास 7th डेमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन द क्लास। ठीक है, उसने अब क्या क्या उसने एक्टिविटी करी है कि लीफ इज़ पुट इन द टेस्ट ट्यूब एंड स्पिरिट इज़ पोर्ड ओवर इट। पहले उसने एक लीफ ली और उसके ऊपर स्पिरिट डाल दिया। ठीक है, आई थिंक ये लीफ ही बनी है। देन द टेस्ट ट्यूब इज़ पुट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर एंड द हीटेड टिल द लीफ इज़ डिसकलर्ड। उसके बाद स्पिरिट डालने के बाद इसको हीट किया गया है। अब इसको हीट तब तक किया गया है जब तक ये डिसकलर्ड नहीं हो जाता है। द लीफ इज़ देन टेकन आउट एंड द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन्स आर पुट ऑन इट। उसके बाद लीफ जो है वो बाहर निकाल ली जाती है। जब ये डिसकलर हो जाती है, अब ये ग्रीन कलर की लीफ थी, जब ये डिसकलर हो जाती है इसको बाहर निकाल लिया जाता है, और इसके ऊपर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डाली जाती हैं। अब इसके ऊपर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डाली गई हैं। द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर। अब वो जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक कलर की हो गई है। आफ्टर दिस एक्टिविटी द टीचर गिव्स सम क्वेश्चंस फॉर द असेसमेंट ऑफ वेरियस इंडिकेटर ऑफ द लर्निंग। अब बच्चे को वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस देती है, ये एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी दिखाने के बाद वो कुछ क्वेश्चंस देती है उसको। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड असेस एनालिसिस। मतलब इस एनालिसिस के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग वुड असेस एनालिसिस, मतलब कौन सा इस विश्लेषण का आकलन कर पा रहा है, कौन सा क्वेश्चन। व्हाट केयर इज टेकन, आई थिंक ये थोड़ा सा, व्हाट केयर इज टेकन वाइल पोरिंग द स्पिरिट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। मतलब वो ये समझाना चाह रही है कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हम स्पिरिट डालेंगे तब मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस केयर लेनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। व्हाट केयर इज़ टेकन टू प्रिवेंट डैमेज टू द लीफ। मतलब वो लीफ डालते वक्त या निकालते वक्त डैमेज ना हो जाए, ये हमें देखना चाहिए। व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ व्हेन सॉल्यूशन इज़ पोर्ड ऑन इट। जब हम इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन इसके ऊपर डाला तो कौन सा कलर आया होगा। कैन दिस टेस्ट बी डन विदाउट रिमूविंग द क्लोरोफिल। देखो, या फिर ये बताना चाह रही होगी कि जो क्लोरोफिल जो हमने इसका डिस्कलरेशन जो हमने कर दिया था, पहले उसने डिस्कलरेशन के सारे बताया मेथड, उसके बाद उन्होंने बताया कि अब इसके ऊपर आयोडीन डालो, उसके ऊपर टेस्ट करो। तो देखो, आयोडीन डाल के क्या हुआ होगा कि स्टार्च उसमें लीफ में था और उसके ऊपर आयोडीन और डाल दिया, स्टार्च प्लस आयोडीन। अब इसके बाद ब्लू ब्लैक कलर उसका आया होगा, ठीक है, लीफ का। अब मैम बताना चाह रही हैं कि अगर इस कलर मतलब इस लीफ का अगर हम मतलब उसका क्लोरोफिल ना निकालते तो क्या भी तब भी यही टेस्ट रहता। यस, यही टेस्ट रहता। क्यों? क्योंकि अब वो ये बच्चे को डिफ्रेंशिएट करना सिखा रही है, ये असेस कर रही है, मतलब इस चीज़ का आकलन कर रही है कि बच्चे को समझ है कि नहीं है कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, वो एक मतलब जो हम स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं, देखो हम स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं, जो स्टार्च प्लस आयोडीन मिलके ब्लू ब्लैक कलर देता है। हम क्लोरोफिल के लिए कोई टेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट होना चाहिए कि हमने जो एक्सपेरिमेंट इसकी किस चीज़ के लिए किया है, स्टार्च के लिए। तो स्टार्च पहले निकालते तभी भी वो यही होता और नहीं निकालते तभी भी यही होता। तो हमें पर्टिकुलर हमें पता चल गया कि लीफ के अंदर स्टार्च होता है और वो आयोडीन डालने के ब्लू ब्लैक कलर देता है। क्वेश्चन 83 क्या कह रहा है कि यू वांट योर क्लास 6 स्टूडेंट्स टू फिगर आउट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ solubility of salt in water can be used to separate a mixture of sand and salt, and as a supporter in an inquiry oriented pedagogy you would। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ही समझने के लिए है, इंक्वायरी ओरिएंटेड पैडागॉजी। इंक्वायरी ओरिएंटेड पैडागॉजी जो है
वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लर्निंग हम कह सकते हैं। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लर्निंग होती है, इसमें पहले इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और उस इंस्ट्रक्शंस के बाद फिर बच्चे को रोट मेमोरी करने के लिए कहा जाता है, या उन चीज़ों मतलब जो चीज़ उसको सिखाई गई हैं या इंस्ट्रक्ट की गई हैं उसके बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्स बच्चे को करना है। ठीक है, तो इस तरह का स्टेटमेंट या इस तरह की बात कौन से चारों में से कौन से स्टेटमेंट में कही गई है? फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर फर्स्ट एंड देन एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर। उसको सबसे पहले बच्चे को सारे मेथड बता दो, मतलब जो भी सेपरेशन मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन जो हैं वो सारे मिक्सचर के वो बता दो पहले, और उसके बाद देन एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर। मतलब तुम्हें ही सब कुछ बताना है। मतलब हमने ये बताया कि इसमें सिर्फ इंक्वायरी ओरिएंटेड पेडागोजी में सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे के बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चा इसमें कुछ कर नहीं रहा, मतलब थोड़ा सा इनएक्टिव फॉर्म में रहती है इस टाइप की पेडागोजी जो होती है। इस तरह की जो लर्निंग बच्चे को करवाई जाती है इसमें बच्चा इनएक्टिव है। पहले हमने ही बता दिया उसको, ये बहुत सारे मेथड है और इसके बाद तुमने इसको इस तरह इस मेथड से अलग करना है। ठीक है, तो ये इसको सपोर्ट तो कर रहा है, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। और देख लेते हैं, प्रोवाइड द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू थिंक अप डिफरेंट वेज ऑफ सेपरेशन। अब इसमें क्या कह रहा है कि उसको बच्चे को ही दे दो सैंड और सॉल्ट, और सैंड और सॉल्ट बच्चे को देने के बाद ये थिंक विजिबल है, ये provide the mixture of sand and salt to the student and ask them to think up different ways of separation। और उनसे बच्चे से फिर पूछो कि डिफरेंट अलग अलग सेपरेशन के कौन कौन से तरीके हैं, और हेल्प देम इन ट्राइंग आउट देयर आइडियाज़। और फिर उसकी हेल्प कर सकते हो आप उन आइडियाज़ को, जो भी उसके आइडियाज़ जनरेट हुए हैं उसके दिमाग में, आप उनसे वो कर सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, पर इसमें जो है वो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लर्निंग तो नहीं हो रही है क्योंकि ये कह रहा है सिर्फ इंक्वायरी बेस्ड पेडागोजी से ही सपोर्ट करना है आपको स्टेटमेंट को। एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड द सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड एंड देन लीड देम टू द करेक्ट आंसर थ्रू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। अब कह रहा है बच्चे को परिकल्पना करने के लिए कहो, और कि वो अलग अलग तरीक़ों से बच्चा सैंड और सॉल्ट को किस तरह से अलग कर सकता है, एंड देन लीड टू द करेक्ट आंसर थ्रू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और फिर उससे जो है वो उस डिटेल एक्सप्लेन, मतलब इसमें भी बच्चे को करने के लिए कह रहे हैं, मतलब बच्चे को करने के लिए कह रहे हैं, पर उसके साथ साथ मतलब इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया हमने, ओल्डन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन यूज़ नहीं किया, तो ये भी गलत हो गया। तो जितने भी पैडागॉजी के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें पहले आपको मतलब एक एक वर्ड पे ध्यान देना है कि कौन से वर्ड से वो हमें समझाना चाह रहा है, कि मतलब कौन से, मतलब सिर्फ एक वर्ड से ही आप क्वेश्चन को ठीक कर दोगे और एक एक वर्ड से आपको गलत भी हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा वर्ड्स को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। अब आ गया लास्ट ऑप्शन कि टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड अ सॉल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट इट्स सेपरेशन एंड देन आस्क स्टूडेंट्स टू रिपीट इट ऑन इट्स ओन। कि बच्चे को हमने मिक्सचर दे दिया सैंड एंड सॉल्ट का और डेमोन्स्ट्रेटेड सेपरेशन, और फिर उसको डेमोन्स्ट्रेशन करने को मतलब इसको दिखाया करके कि देखो इस तरह से सैंड और सॉल्ट को अलग किया जा सकता है, एंड देन आस्क द स्टूडेंट्स टू रिपीट इट ऑन इट्स ओन। और फिर बच्चे से भी करने के लिए कहा, तो मतलब यहाँ पे भी बच्चे से कुछ करवा रहे हैं, तो इस यहाँ मतलब पर वो स्ट्रैटेजी वो यूज़ करवा रहे हैं हमसे, उसमें तो बच्चे को उससे करवा ही नहीं रहे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर ए जो था वही ठीक था, दैट इज़ इट मीन्स सिर्फ जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये है यही ठीक है, जो ये कह रहा है कि हमारा इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है, जो ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर फर्स्ट एंड देन एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर। मतलब वो तुम ही सारे मेथड पहले बताओ और फिर उसको सैंड और सॉल्ट से उसको अलग करके भी दिखा दो, सैंड और सॉल्ट को।
अब 84 क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि कौन सी स्टेटमेंट से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दो अलग अलग टर्म्स इसमें बताई गई है, समझाने की कोशिश की कि दो अलग अलग टर्म्स को किस तरह से आप कोरिलेट करोगे, रिलेशनशिप क्या है इन दोनों का आपस में। देखो, टेक्नोलॉजी इज़ मोर क्रिएटिव प्रोसेस एज अ कंपेयर टू साइंस। देखो, क्रिएटिव ज़्यादा रचनात्मक टेक्नोलॉजी है, ऐसे तो नहीं कह सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो साइंस का ही पार्ट है। तो मोर क्रिएटिव तो साइंस हुई ना, जिसने साइंस ने टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि साइंस जो है वो मतलब ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। साइंस इज़ ब्रॉडर है, हाँ यहाँ ठीक लग रहा है कि साइंस ब्रॉडर है एंड एंडीवियर वाइल द टेक्नोलॉजी इज़ गोल ओरिएंटेड है एंड ऑफन लोकल स्पेसिफिक। और लोकल स्पेसिफिक, अब देखो टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी होती क्या है। टेक्नोलॉजी होती है जो साइंटिफिक नॉलेज को ही हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, या साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को जब हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में जब हम यूज़ करते हैं तो उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो है तो टेक्नोलॉजी क्या, साइंस का ही पार्ट है। साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को यूज़ करना टेक्नोलॉजी है। तो साइंस एक ब्रॉडर टर्म है जो कि और टेक्नोलॉजी एक लोकल स्पेसिफिक, हम कह सकते हैं कि वो एक लोकल स्पेसिफिक है। ये ठीक लग रहा ऑप्शन। थर्ड भी समझ लेते हैं कि वो गलत क्यों है। देखो, अब मैं सारे क्वेश्चन जब करवाती हूँ तो मैं इसीलिए बताती हूँ बार बार कि हमें सारे ऑप्शन देखने हैं। कई बार हम क्या होते हैं कि एक या दो ऑप्शन करके हमें ठीक या गलत लग रहा होता है, हम कर देते हैं, बट थोड़ा सा नीचे मतलब ऊपर नीचे जहाँ पे आपके गलत ऑप्शन है उनको भी ज़रूर जाके देखिए कि कहीं कहीं वो भी आपका, क्योंकि कई बार हमें बहुत जल्दी में और बहुत हड़बड़ाहट में या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी हम अपने ऑप्शन को जो हमें ठीक लग रहा है वही ठीक कर लेते हैं बस हम। पर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जाकर ज़रूर देखना चाहिए कि क्या पता उसका भी कुछ कनेक्शन हो सही ऑप्शन से। साइंस इज़ द एशियंट एंटरप्राइज बट द टेक्नोलॉजी इज़ रिलेटिवली रिसेंट। देखो, साइंस कहता है एक पुराना बिजनेस, एंटरप्राइज हम बिजनेस की तरह से यूज़ कर सकते हैं ना जैसे। तो कह रहा है साइंस बहुत पुरानी है और टेक्नोलॉजी रिलेटिवली एक रिसेंट टेक्नोलॉजी है। तो आप कहोगे देखो ये भी ठीक लग रहा है कि साइंस जो है वो पर हम ये कह सकते हैं, देखो साइंस एंटरप्राइज हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो एक बहुत ही लोकल और शॉर्ट एरिया के लिए यूज़ करते हैं। जैसे क्या होते हैं ना कि एक एंटरप्राइज खोली है किसी ने, एक छोटी सी कंपनी किसी ने खोली है, तो एक साइंस एक छोटी सी चीज़ नहीं है। साइंस इतनी ब्रॉडर है, इतनी एडवांस है, इतना इसका एरिया इतना वाइड है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो इसको हम एक एंटरप्राइज है कि उसकी लिमिट नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है इसको भी ठीक कर देते हो, करके आए होंगे लास्ट जो पेपर जब उसका हुआ होगा तो ये भी ऑप्शन ठीक करके आए होंगे। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन समझ के पहचानना थोड़ा सा पैडागॉजी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं कि आप नहीं कर पाए। आप बहुत समझदार हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द ऑप्शन नंबर 4। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोसीड इंडिपेंडेंटली एंड इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोसीड करती है इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों जो है वो अलग अलग हैं, एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, ये तो बिल्कुल नहीं है। अभी तो हमने बताया है कि जो साइंस है वो मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक साइंस का ही तो पार्ट है, तो ये तो नहीं कह सकते वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है, साइंस से निकल के आई है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ये सारे ऑप्शन कराते हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बाकी आप सब एक बार देख लीजिए। देखो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, 4 में से सिर्फ 1 ही ठीक है, और बहुत समझ के क्वेश्चन करना, कहीं भी गलती नहीं, सारे पढ़ के एक एक क्वेश्चन। क्योंकि अगर ये ऊपर ये अगर क्वेश्चन नंबर ये 3 वाला अगर ये ऊपर होता तो आप ये गड़बड़ कर देते, इसी को ठीक कर देते कि हाँ टेक्नोलॉजी तो अभी रिसेंट ही आई है और बाकी साइंस तो बहुत पुराने से चल रही है, तो और ये भी कर सकते हो। तो आप अगर ये ऊपर होता तो, पर आपको थोड़ा सा समझना है, देखना है, फिर ही क्वेश्चन करना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिंगल फ्लावर बट अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। देखो कौन सा सिंगल फ्लावर नहीं है, मतलब सिंगल नहीं है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैं। कौन सा वाला, देखो रोज़ एक सिंगल फ्लावर है, चाइना रोज़ भी एक सिंगल फ्लावर है, धतूरे का फ्लावर भी एक सिंगल फ्लावर, सनफ्लावर एक सिंगल फ्लावर नहीं है। अब देखो सनफ्लावर हमें पता चल गया कि सनफ्लावर एक सिंगल फ्लावर नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट,
इससे रिलेटेड, ऐसा मिलता जुलता कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका सनफ्लावर का पता होना चाहिए आपको। सनफ्लावर एक कैपिटुलम, फ्लावर का नाम क्या है इसका, कैपिटुलम। ठीक है, और इसके अंदर जो दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, डिस्क, जो बीच का जो फ्लावर होता है उसको डिस्क बोलते हैं, और साइड के जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं रे फ्लावर्स। ठीक है, रे फ्लावर्स। अब ये जो डिस्क है वो बीच का है, और जो रे फ्लावर है उससे पेटल्स बनते हैं। ठीक है, और ये सनफ्लावर कौन सी फैमिली से है, एस्ट्रेसी। ये फैमिली है इसकी एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी, सनफ्लावर एस्ट्रेसी फैमिली से, या कंपोजिटी फैमिली भी कह सकते हैं। यहाँ पर इतने स्पेस नहीं है, आप ये सुन के भी याद कर सकते हैं कि एस्ट्रेसी और कंपोजिटी फैमिली से है ये। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, 86 कह रहा है कि ए बाईसाइकिल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड, द व्हील्स ऑफ द साइकिल एग्जिबिट। एक बाईसाइकिल जो है वो स्ट्रेट रोड पे चल रही है बट अ कांस्टेंट स्पीड है उसकी। ठीक है, और व्हील्स ऑफ द साइकिल, अब ये बात कर रहा है व्हील्स की, मीन्स सर्कुलर मोशन की, क्योंकि व्हील्स तो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, तो सर्कुलर मोशन जहाँ जहाँ है वो ठीक हो सकता है। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, बट उसके बाद वो कह रहा है ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन भी पता होना चाहिए आपको। ट्रांसलेशनल मोशन होता है जब कोई बॉडी, जैसे अगर साइकिल खड़ी हुई है, साइकिल खड़ी हुई एक जगह अगर वो पैडल मारता रहता है तो वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता। बट अगर वो पूरी होल बॉडी मूव कर रही है तो उसको ट्रांसलेशनल बॉडी कहते हैं। पूरी होल बॉडी मूव कर रही है तो वो ट्रांसलेशनल बॉडी है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन। सर्कुलर और ट्रांसलेशन जहाँ जहाँ है वो ठीक है, एक दो में है। अब तीसरा कह रहा है कि पीरियोडिक मोशन के बारे में। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है जब कांस्टेंट स्पीड होती है, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे, सेम टाइम पे अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल वो कर रहा है तो उसको कांस्टेंट या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो ये भी इसमें है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड दे रखी है। तो इसका मतलब तीनों मोशन इसमें है। अब तीनों ऑप्शन कहाँ कहाँ है ये देख लेते हैं। सर्कुलर भी है, ट्रांसलेशनल भी है, पीरियोडिक मोशन भी है। तो तीनों तरह के जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो 86 का हमारा आ जाएगा ऑप्शन, 86 का सेकंड ऑप्शन। 87, सपोज यू आर अ फार्मर लिविंग एट अ प्लेस having a black soil. If the climate of your region is warm and you want to grow the fiber yielding plants in your fields, then which of the following would you prefer? देखो, अगर हम बात करते हैं फाइबर्स प्लांट की, देखो कोकोनट भी फाइबर है, जूट भी फाइबर है, रेयॉन फाइबर है, बट आर्टिफिशियल फाइबर है, तो इसको ग्रो नहीं किया जा सकता। जो मैन मेड जो फर्स्ट फाइबर था, देखो इसके बारे में आपको नॉलेज दे देते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आपको पता हो। ये फर्स्ट मैन मेड फाइबर है। फर्स्ट मैन मेड फाइबर जो है वो रेयॉन है, और ये रेयॉन जो है वो सिल्क का सब्स्टिट्यूट भी माना जाता है। सिल्क सब्स्टिट्यूट होता है, और हम इसको क्या कह सकते हैं, इसका जो होता है ये सेल्यूलोज से बनता है। ठीक है, इसको सेल्यूलोज फाइबर भी बोलते हैं, सेल्यूलोज फाइबर होता है ये। ठीक है, तो रेयॉन के भी क्वेश्चन बहुत सारे बन गए हैं यहाँ पे। बट इसमें हमें क्या क्वेश्चन चाहिए कि कौन सा फाइबर जो है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है, दैट इज़ ब्लैक, हेयर इज़ ब्लैक सॉइल। देखो कोकोनट और जूट ये कौन कौन से सॉइल में जो ग्रो कर सकते हैं, एल्यूवियल सॉइल के अंदर ये ग्रो करते हैं। ठीक है, देखो ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टेट के रीट का जो भी हमारे यूपी टेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो घुमा फिरा के इन्हीं क्वेश्चंस को वो अलग अलग फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो इसीलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब इसकी उसी क्वेश्चन की पूरी एक्स्ट्रा नॉलेज ले ली जाए, ताकि थोड़ा सा भी अगर घुमा देते हैं क्वेश्चन को तो हमें वो क्वेश्चन आता हो और हम समझ के उस क्वेश्चन को कर सकें। तो हमारा ऑप्शन अब बच गया ऑप्शन नंबर 4 की कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो करती है, और एक फाइबरस वो है, फाइबर यील्डिंग प्लांट है। चूज़ द ऑड वन आउट। देखो अब ये देखो, अगर हमें क्वेश्चन 838 पे अगर हम आ जाते हैं
कह रहा है कि एग, एम्ब्रियो, ओवम और गैमीट, इनमें से अलग कौन है। देखो एग जो होते हैं हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल होती है इन द फीमेल बॉडी में, ठीक है, ये पर ये एन ही होती है। ओवम एग को ही कहते हैं, तो ये भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो, पहले गैमीट की बात कर लेते हैं। गैमीट्स मेल गैमीट भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ सेल, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें होंगे, और गैमीट एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो मेल और फीमेल, ये मेल है सपोज, ये फीमेल है, तो दोनों में एन एन ही होंगे, मेल गैमीट है फीमेल गैमीट है। बट एम्ब्रियो जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियो है वो 2n है, तो ये सबसे ऑड वन हो गया आउट। द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज टू, द फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या है, द प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द फूड पाइप, ठीक है। सलाइवा से फूड पाइप के अंदर एंटर करने की कोई जगह नहीं होती। कन्वर्ट द स्टार्च इनटू शुगर, कि शुगर और स्टार्च जो होते हैं शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सही लग रहा है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स में जो जाते, नो। स्टार्च फैट में, नो। तो ये सब ऑप्शन गलत हैं। देखो ये जो कुछ हेल्प नहीं करता, ये सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज करके, ये एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे अगर हम आ गए हैं, साइंस पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है। इनहेल्ड एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल में देखो, इनहेल और एक्सहेल्ड की बात कर रहा है ये, तो आपको वैसे ही पहले बता दिया जाए कि इनहेल्ड जो हमारा एयर होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों होती है, और जो एक्सहेल्ड होती है उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों होती हैं। बट अमाउंट जो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है, गैसेस की परसेंटेज में फ़र्क पड़ता है बस, ठीक है। तो इसमें जो है वो बोथ इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन, यस, दोनों के अंदर ही ऑक्सीजन है, जो बाहर निकालते हैं उसके अंदर भी थोड़ी होती है पर होती ज़रूर है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर देखो, दोनों की कहीं भी बात नहीं हुई है, दोनों इनहेल्ड और एक्सहेल्ड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, और दोनों के अंदर ही नहीं, मतलब इनहेल्ड और एक्सहेल्ड के अंदर, दोनों के अंदर ही दोनों टाइप की गैसेज होती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 90 कंप्लीट हो गया। तो आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और आपके लिए मैं इसी तरह से साइंस पेडागोजी के क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर करती रहूँ, बनाती रहूँ, और आपको इसी तरह से एक्सप्लेनेशन देती रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय।